मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ तो उनकी हालत बेहद नाजुक थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अगर जान बचानी है तो इलाज किसी बड़े शहर में ही संभव है। उस वक्त मेरे सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, बेंगलोर। वही शहर जहां मैंने अपनी इकलौती बेटी को एक फ्लैट दिलाया था, जिसकी किस्तें आज भी हम ही भरते थे। मुझे लगा आखिर वो मेरी बेटी का घर है और वो घर भी हमने ही उसे दिया है। मैंने सोचा कुछ हफ्तों के लिए ही सही, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में वो घर हमारे काम आ जाएगा। कम से कम मैं अपने पति का इलाज ठीक से करवा पाऊंगी। लेकिन बेटी का जवाब मेरे लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उसके घर पर उसकी सास ससुर की शादी की सालगिरह मनाई जा रही है। घर मेहमानों से भरा रहेगा, माहौल उत्सव का है। ऐसे में मैं और मेरे गंभीर हालत में पड़े पति वहां आए तो घर का माहौल खराब हो जाएगा, लोग ठीक से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उसके ये शब्द मेरे दिल में ऐसे लगे जैसे किसी ने सीने में तीर उतार दिया हो। जिस बेटी को मैंने अपनी कोख से जन्म दिया, बचपन से सीने से लगाकर पाला, हर सपने को सच करने के लिए खुद को भूल कर खड़ा रही, पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, शादी के बाद उसे अपना घर दिया। आज उसी घर में जब हम जिंदगी और मौत के बीच खड़े थे, हमारे लिए एक कोना तक नहीं था। उस पल मैंने सिर्फ अपनी बेटी को नहीं खोया, बल्कि उस भरोसे को भी खो दिया जिस पर मैंने पूरी जिंदगी खड़ी कर दी थी। इसके बाद हमने जो फैसले लिए और मेरी बेटी व दामाद का जो रूप मैंने देखा, उसकी कल्पना मैंने कभी अपने सपनों में भी नहीं की थी। फिर भी हम टूटे नहीं। हर ठोकर के बाद खुद को समेटा, हर अंधेरे से लड़े और इस उम्र में भी हार मानने से इनकार कर दिया। आज हम उस मोड़ तक पहुंचे हैं जहां जीत के दरवाजे हमारे सामने खड़े हैं। आज मैं आपको अपनी और मेरे पति बृजेश जी की वही कहानी सुनाने जा रही हूं। ये सिर्फ दर्द की कहानी नहीं है, ये संघर्ष, आत्मसम्मान और हिम्मत की कहानी है। अगर आप भी हमारी तरह जिंदगी के अंधकार में फंसे हुए हैं तो यकीन मानिए, ये कहानी आपको भी उन अंधेरी गलियों से निकलकर रोशनी तक पहुंचने का रास्ता जरूर दिखाएगी। मेरा नाम शीला है, उम्र 60 साल। कहने को तो 60, लेकिन जिंदगी ने जो कुछ सिखाया और झेला दिया, उससे लगता है जैसे कई जिंदगियां जी चुकी हूं। मैं और मेरे पति बृजेश सिंह छत्तीसगढ़ के छोटे से शहर भिलाई में रहते थे। शहर छोटा था, लेकिन हमारे सपने बहुत बड़े थे। शादी के समय हमारे पास न कोई जमीन थी, न जायदाद, न कोई बड़ा सहारा, बस मेहनती हाथ थे और एक दूसरे का साथ। बृजेश जी ने कपड़ों की एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की थी, जिसमें मैं भी हर कदम पर उनके साथ रही। कभी दुकान पर बैठकर ग्राहकों को साड़ियां दिखाती, कभी हिसाब किताब संभालती, तो कभी देर रात तक थकान के बावजूद मुस्कुराकर उनका हौसला बढ़ाती। धीरे धीरे वही छोटी दुकान एक बड़ी दुकान बनी, फिर शोरूम, और कुछ ही सालों में पूरे शहर में हमारे नाम की पहचान हो गई। हमारे 4 शोरूम उसी शहर में बन गए और इसकी वजह थी लोगों का भरोसा और हमारी ईमानदारी। लोग कहते थे कि बृजेश सिंह के यहाँ से लिया कपड़ा कभी धोखा नहीं देता। कम दाम में अच्छी क्वालिटी चाहिए तो बृजेश जी के पास जाओ। मुझे अपने पति पर गर्व होता था, लेकिन इन सब के बीच हमारी असली दौलत न पैसा था, न संपत्ति, बल्कि हमारी इकलौती बेटी काव्या थी। उसके जन्म के साथ ही मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि मेरी बेटी किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। मैं उसे इतना पढ़ाऊंगी कि दुनिया उसकी काबिलियत को सलाम करे। बृजेश जी भी हमेशा कहते थे कि बेटी है तो क्या हुआ, बेटों से कम नहीं। और हमने उसे पूरे मन से वही प्यार और परवरिश दी। अच्छे स्कूल, कोचिंग, किताबें, हर जरूरत। कभी पैसों का हिसाब नहीं लगाया, बस एक सपना देखा कि हमारी बेटी इंजीनियर बने। भगवान ने हमारी मेहनत देखी और काव्या का चयन बैंगलोर के एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। उसे पहली बार पढ़ाई के लिए छोड़ने जब बैंगलोर गई थी तो स्टेशन पर उसे गले लगाकर मैं देर तक रोती रही, लेकिन वो मुस्कुराकर बोली थी कि माँ, मैं बहुत जल्द कामयाब होकर लौटूंगी और आपके लिए सब कुछ करूंगी। 4 साल बाद उसकी इंजीनियरिंग पूरी हुई। वही उसे एक अच्छे कंपनी में नौकरी भी मिल गई। अब वो आत्मनिर्भर थी, कामयाब थी। हमारा सपना सच हुआ। नौकरी लगने के बाद जब वो पहली बार भिलाई हमारे घर आई तो जैसे हमारे आंगन में खुशियों की बहार उतर आई थी। स्टेशन से उसे घर लाते वक्त ही मेरा दिल गर्व से भर आया था। मेरी वही छोटी सी गुड़िया जो कभी मेरी उंगली पकड़कर चलना सीखती थी, आज एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बनकर अपने पैरों पर खड़ी थी।
सच कहूं तो उस दिन मुझे लगा जैसे मेरी सारी मेहनत, सारी तपस्या सफल हो गई। मैं तो उसे देखते ही उसकी बलाइयां लेते नहीं थक रही थी। बार बार भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि मेरी बेटी को इतनी बड़ी कामयाबी मिली। उसके पापा ब्रजेश जी की आंखों में भी गर्व साफ झलक रहा था। भले ही वो ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन उनका सीना चौड़ा हो गया था। हर किसी से कहते फिरते, मेरी बेटी इंजीनियर है। इस खुशी में हमने घर पर एक छोटी सी पार्टी भी रखी। ज्यादा तामझाम तो नहीं था, लेकिन दिल से सब कुछ था। मैंने खुद अपने हाथों से उसके पसंद के पकवान बनाए, खीर, पूड़ी, सब्जी और उसकी मनपसंद मिठाई। पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों को बुलाया। जिसे भी फोन किया, गर्व से कहा, हमारी बेटी अब बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन गई है। हर तरफ से बधाइयों की बारिश हो रही थी। लोग उसे देखकर दुआएं दे रहे थे और मैं बस उसे निहारती जा रही थी। कुछ दिन वो हमारे पास रही। घर में उसकी हंसी गूंजती तो लगता जैसे दीवारें भी मुस्कुरा रही हों। सुबह उसकी चाय, रात को उसकी बातें, बचपन की यादें, सब कुछ फिर से जीने का मौका मिल गया था। लेकिन खुशियां शायद ज्यादा दिन ठहरती कहाँ हैं। कुछ ही दिनों बाद उसे वापस बेंगलोर जाना था। उसके जाते समय मेरा दिल फिर से भारी हो गया, पर मन में तसल्ली थी कि मेरी बेटी अपने सपनों की उड़ान भर रही है। वहीं उसने अपने लिए एक लड़का पसंद किया, वेदांत। वो उसके साथ ही काम करता था। काव्या ने हमसे कभी कुछ नहीं छुपाया। बचपन से ही वो हर छोटी बड़ी बात आकर सबसे पहले मुझे ही बताया करती थी। शायद इसी भरोसे की वजह से जब उसकी जिंदगी में वेदांत आया तो उसने बिना किसी झिझक के अगली ही छुट्टी में हमें उससे मिलवाया। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे उसे अपना हमसफर मिल गया हो। जब हम वेदांत से मिले तो मन को सुकून मिला। सुलझा हुआ, संस्कारी और समझदार लड़का लगा। बात करने का तरीका इतना आदर भरा था कि पहली ही मुलाकात में अपना सा लगा। फिर दोनों परिवार मिले, बातचीत हुई, रिश्तेदारी की हर बात को समझा गया। कहीं से भी कोई कमी या खोट नजर नहीं आई। हमें लगा कि भगवान ने सच में हमारी बेटी के लिए अच्छा जीवन साथी चुना है। और फिर हमने पूरे दिल से ढेरों खुशियों और दुआओं के साथ काव्या और वेदांत की शादी करवा दी। शादी से पहले दोनों अलग अलग फ्लैट में अपने साथियों के साथ किराए पर रहते थे। अब जब शादी हो गई थी तो साथ रहने की जरूरत थी। उस वक्त मेरे और ब्रजेश जी के मन में बस एक ही बात आई, अगर हम अपनी बेटी को इस शहर में अपना एक घर दे दें तो इससे बड़ा तोहफा उसके लिए क्या हो सकता है। बेंगलुरु जैसे शहर में सिर छुपाने की जगह भी कितनी महंगी होती है, ये हम जानते थे। हमने सोचा अगर अपनी जिंदगी भर की बचत से उसके लिए एक छोटा सा फ्लैट खरीद दे तो उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। उसे और वेदांत को किराए के मकान का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। उनका अपना एक घर होगा जहां वे अपने सपनों का संसार बसा सकें। और फिर हमने वही किया। शादी के तोहफे के रूप में हमने काव्या के नाम पर बेंगलुरु में एक फ्लैट खरीद लिया। डाउन पेमेंट हमने अपनी जमा पूंजी से कर दिया और हर महीने 50,000 की भारी किस्त भरने की जिम्मेदारी भी हमने ही ले ली। ये सब हमने किसी दबाव में नहीं बल्कि अपनी खुशी से किया था। हमें लगा बेटी की मुस्कान से बढ़कर और क्या दौलत हो सकती है। ब्रजेश जी हमेशा कहते थे, बेटी को चाहे गहने कम दो, कपड़े कम दो, लेकिन उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए एक अपना घर जरूर दो, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत वही होती है जब इंसान के पास अपना एक ठिकाना हो। उस वक्त हमें क्या पता था कि जिस घर को हम अपनी बेटी की सुरक्षा समझकर दे रहे हैं, वही एक दिन हमारे दिल की सबसे बड़ी कसक बन जाएगा। हमने एक महंगा, मॉडर्न 3 BHK फ्लैट खरीद दिया, जिसकी हर चीज लग्जरी थी, बिल्कुल सपने जैसा घर। बेटी की शादी के बाद मुझे लगता था जैसे मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं। घर में पहले जैसी भागदौड़ तो नहीं रही, लेकिन दिल हमेशा काव्या के इर्द गिर्द ही घूमता रहता था। सुबह उठते ही सबसे पहले उसका ख्याल आता कि उसमें खाना खाया होगा या नहीं। वो घर हमने काव्या और वेदांत के लिए दिया था। अचानक पता चला कि वेदांत का पूरा परिवार उस घर में आकर शिफ्ट हो गया है। पहले वे दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में भी वेदांत का कोई अपना घर नहीं था। वहां भी उसके माता पिता और एक बहन किराए के मकान में रहते थे। अब वही सभी लोग बेंगलोर आकर हमारी बेटी के उसी फ्लैट में रहने लगे थे।
धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि काव्या से मेरी बातें कम होने लगी थीं। मैं खुद को समझाती, चलो बेटी अब अपनी गृहस्थी में व्यस्त है, नई शादी, नई जिम्मेदारियां, नौकरी का दबाव, इतना सब संभालना आसान कहाँ होता है। बार बार फोन करके उसे परेशान करना ठीक नहीं। ब्रजेश जी भी मुझे यही समझाते थे, उसे अपना घर संभालने दो, हम क्यों उसे तंग करें। उधर ब्रजेश जी पहले की तरह दुकान संभालते थे, लेकिन अब पहले जितनी ताकत नहीं रही थी। उम्र का असर धीरे धीरे दिखने लगा था। फिर भी वे कहते थे कि जब तक हाथ पैर चल रहे हैं काम करना नहीं छोड़ूंगा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी एक दिन मेरी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन सुबह ब्रजेश जी रोज की तरह दुकान के लिए निकले थे। मैंने उनके हाथ में टिफिन दिया, माथे पर हल्का सा तिलक लगाया और हमेशा की तरह कहा, जल्दी आ जाइएगा। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोपहर करीब 12 बजे अचानक पड़ोस के एक लड़के का घबराया हुआ फोन आया कि चाची जल्दी आइए, चाचा जी का एक्सीडेंट हो गया है। इतना सुनते ही मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। टिफिन का डब्बा हाथ से गिर गया और मैं बिना कुछ सोचे भागती हुई अस्पताल पहुंची। वहां जो देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरे मजबूत, हंसमुख, हमेशा मुस्कुराने वाले ब्रजेश जी खून से लथपथ स्ट्रेचर पर पड़े थे। सिर पर पट्टियां बंधी थीं, आंखें बंद थीं और डॉक्टर भाग दौड़ कर रहे थे। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। डॉक्टर ने कहा कि सिर पर बहुत गंभीर चोट आई है, तुरंत इलाज शुरू करना पड़ेगा। लेकिन भिलाई में उतनी सुविधाएं नहीं हैं। अगर जान बचानी है तो बड़े शहर ले जाना होगा और सबसे अच्छा होगा कि इन्हें बेंगलोर ले जाओ। बेंगलोर शब्द सुनते ही मुझे बस अपनी बेटी का चेहरा याद आया। मैंने सोचा, चलो भगवान ने कम से कम एक सहारा तो दिया है। हमारी बेटी वहीं है, दामाद है, अपना घर है, हम अकेले नहीं पड़ेंगे। मैं हड़बड़ाहट में सारे कागज, पैसे, कपड़े समेटकर एम्बुलेंस का इंतजाम करने लगी। पूरे रास्ते भगवान से यही प्रार्थना करती रही कि मेरे पति को बचा लो, मेरी सांसें उनसे ही तो चलती हैं। एम्बुलेंस में उनका हाथ पकड़कर बैठी थी और मन ही मन सोच रही थी कि बेटी हमें देखकर दौड़कर गले लगा लेगी, कहेगी, माँ चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसी उम्मीद के सहारे मैं बेंगलोर की लंबी सड़कें पार करती रही। मुझे क्या पता था कि जिस शहर को मैं सहारा समझकर जा रही हूं, वही मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा मिलने वाला है। बेंगलुरु पहुंचते पहुंचते मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि जैसे मेरी सारी ताकत रास्ते में ही खत्म हो गई हो। फिर भी दिल में बस एक ही उम्मीद थी कि अब मेरी बेटी पास है, अब सब संभल जाएगा। अस्पताल पहुंचने से पहले मैंने कई बार वेदांत को फोन लगाया। घंटी जाती रही लेकिन फोन उठाया नहीं गया। हर रिंग के साथ मेरा दिल और जोर से धड़कने लगता था। फिर आखिरकार बहुत देर बाद जब वेदांत ने फोन उठाया तो मैंने बिना सांस लिए सब बता दिया कि ब्रजेश जी का भयानक एक्सीडेंट हो गया है, सिर में गंभीर चोट आई है और डॉक्टरों ने तुरंत बेंगलुरु लाने को कहा था। इसलिए मैं उन्हें लेकर सीधे वहीं आ गई हूं। मैं उम्मीद कर रही थी कि फोन के उस पार से चिंता भरी आवाज आएगी, लेकिन वहां से जो शब्द निकले उन्होंने मेरे दिल को चीर दिया। वेदांत ने कहा कि आपको पहले बताना चाहिए था, अभी हमारे घर में फंक्शन चल रहा है, रिश्तेदार आए हुए हैं, अगले 4-5 दिन तक घर खाली नहीं है, इसलिए आप लोग यहां नहीं रुक सकते, कहीं और देख लीजिए। उसके मुंह से निकले ये शब्द, आप कहीं और देख लीजिए, जैसे समय को वहीं रोक गए। एक पल के लिए मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है, लेकिन नहीं, यही कहा था उसने। उस एक वाक्य ने जैसे मेरे पूरे अस्तित्व को हिला दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर बिजली गिरा दी हो। सांस रुक सी गई। मैं उस वक्त एम्बुलेंस में बैठी थी। मेरे पति ब्रजेश जी स्ट्रेचर पर लेटे थे, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। मशीनों की बीप बीप की आवाज, दवाइयों की गंध और अनजान शहर की सड़कों पर भागती एम्बुलेंस, सब कुछ इतना डरावना लग रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे। फोन कान से फिसलकर गोद में आ गिरा। उंगलियां सुन्न पड़ गईं, जैसे शरीर में जान ही ना बची हो। समझ नहीं आ रहा था कि रोऊं, चिल्लाऊं या खुद को संभालूं। अगर आप मेरे इस दर्द और इस तकलीफ को समझ पा रहे हैं तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने विचार कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, क्या वेदांत का ये कहना सही था? साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए,
क्योंकि सच तो ये है कि जितने भी लोग हमारे वीडियो देखते हैं उनमें से 1% लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन हमें बहुत प्रेरणा देता है ताकि हम ऐसी सच्ची, भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियां आप तक लगातार पहुंचाते रहें। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ कहानी में आखिर तक बने रहें। एम्बुलेंस आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन मेरी दुनिया वहीं रुक गई थी। अगले ही पल मैंने खुद को जैसे तैसे संभाला, आंसू पोंछे, गहरी सांस ली और अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की। मैंने खुद से कहा, नहीं, अभी टूट नहीं सकती, अभी मुझे हिम्मत बनना है। ब्रिजेश जी को मेरी जरूरत है। कांपते हाथों से मैंने फिर काव्या का नंबर मिलाया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन हर बार फोन बजता रहा और कट जाता रहा। उसने उठाया ही नहीं। एम्बुलेंस शहर की सड़कों पर भाग रही थी। बाहर ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती लाइटें, भीड़ भाड़, सब कुछ रोशनी से भरा था, लेकिन मेरे अंदर सिर्फ अंधेरा था। ऐसा अंधेरा जिसमें उम्मीद की एक किरण भी नजर नहीं आ रही थी। हर सेकंड भारी लग रहा था। दिल बस यही दुआ कर रहा था, भगवान, एक बार मेरी बेटी फोन उठा ले। काफी देर बाद अचानक फोन की घंटी बजी। काव्या का कॉल था। उस पल सच कहूं, ऐसा लगा जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया हो, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में अचानक दीपक जला दिया हो। मैंने बिना देर किए फोन उठाया और रोते रोते सब कुछ बता दिया। उसके पापा की हालत, डॉक्टरों की बात, हमारी बेबसी, हमारा डर, सब। मुझे पूरा यकीन था कि ये सुनते ही वो घबरा जाएगी, कहेगी, माँ आप बस आ जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। मुझे लगा वो वेदांत को भी डांटेगी कि उसने ऐसा कैसे कह दिया। आखिर वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी, बचपन से पापा की लाडली थी। मैं उसकी आवाज में चिंता सुनने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अगले ही पल उसने जो कहा, उसके शब्द मेरे कानों से होते हुए सीधे मेरे दिमाग तक हथौड़े की तरह लगे, जैसे किसी ने अंदर तक सब कुछ तोड़ दिया हो। वो बोली, माँ, अभी घर में मेरे ससुराल वाले सब आए हुए हैं। कल मेरे सास ससुर की सालगिरह है, उसकी तैयारी चल रही है। हम नहीं चाहते कि घर का माहौल गमगीन हो जाए। सब बहुत खुश है, इंजॉय कर रहे हैं। बीमार आदमी को यहाँ लाकर घर का माहौल खराब हो जाएगा, किसी का भी मन खराब हो जाएगा। आप लोग सीधा हॉस्पिटल जाइए, मैं सुबह पापा को देखने आ जाऊंगी। उसने ऐसे ठंडे स्वर में जवाब दिया जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। अपनी ही बेटी के मुंह से ये सुनकर मेरा दिल जैसे धक से बैठ गया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये काव्या बोल रही है। तभी फोन कट गया। मेरा मन चिल्ला चिल्ला कर रोने का कर रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी अकेले घर से बाहर कदम भी नहीं रखा था। हर मोड़ पर ब्रिजेश जी मेरे साथ होते थे, लेकिन आज मैं, एक अनजान और इतने बड़े शहर में, अपने गंभीर हालत में स्ट्रेचर पर पड़े पति के साथ अकेले खड़ी थी। उनका इलाज मुझे खुद करवाना था। हर फैसला मुझे ही लेना था, हर काम मुझे ही करना था, जबकि इन सब के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। उस पल मैं खुद को बेहद असहाय और बेबस महसूस कर रही थी। उस समय मेरे पास रोने का भी वक्त नहीं था, जिम्मेदारी निभाने का वक्त था। मेरे पति जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। मैंने अकेले ही उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। अस्पताल के काउंटर पर भाग दौड़ करती रही। कभी फॉर्म भरती, कभी फीस जमा करती, कभी रिपोर्ट लेने लैब के चक्कर लगाती। जो समझ ना आता किसी से पूछ लेती। ब्रिजेश जी के सारे टेस्ट करवाए, ब्लड टेस्ट, स्कैन, दवाइयाँ, डॉक्टर से बात, सब कुछ। डॉक्टर जो भी कहते मैं चुपचाप सुनती और हाँ में सिर हिला देती। अंदर से मैं टूटी हुई थी, लेकिन बाहर से मजबूत बनने का नाटक कर रही थी, क्योंकि अगर मैं भी टूट जाती तो उन्हें कौन संभालता। एक अनजान शहर, अनजान लोग, अनजान अस्पताल, और उन सब के बीच मैं अकेली। मेरे पास सिर्फ मेरे पति थे और मेरे पास मैं खुद। रात भर मैं उनके बेड के पास बैठी रही। ऑक्सीजन मास्क के पीछे उनका चेहरा देखकर दिल कांप जाता था। हर बीप की आवाज पर मेरी धड़कन रुक जाती थी। आंखों में नींद थी, शरीर में थकान थी, लेकिन डर इतना बड़ा था कि पलक झपकाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। रात कब बीती और सुबह कब हो गई पता ही नहीं चला। मैं हर थोड़ी देर में दरवाजे की तरफ देखती। शायद काव्या आ जाए, शायद वेदांत आ जाए।
शायद अचानक से मेरी बेटी भागती हुई आए और कहे, माँ मैं आ गई। लेकिन दरवाज़ा हर बार किसी अजनबी के लिए खुलता था, मेरे अपने के लिए नहीं। देखते देखते एक दिन बीता, फिर 2, फिर 3 और फिर पूरा एक हफ्ता गुजर गया। न काव्या आई, न वेदांत, एक बार भी नहीं। इन 7 दिनों में मेरा मन जैसे 1000 बार टूटा। हर उम्मीद चूर चूर होकर बिखर गई और फिर धीरे धीरे आंसू भी सूख गए। दर्द इतना बढ़ गया कि महसूस होना ही बंद हो गया। अब मैं रो भी नहीं पा रही थी। मेरा दिल, जो कभी बेटी के लिए धड़कता था, अब जैसे पत्थर बनता जा रहा था। शायद जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाए तो इंसान रोता नहीं, बस अंदर से मर जाता है। उसी अस्पताल के कमरे में बैठकर मैंने मन ही मन एक ऐसा फैसला कर लिया जो आगे चलकर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बन गया। देखते देखते 1 महीना बीत गया। अकाउंट खाली हाथ में बस इतने रुपए कि घर पहुंच जाएं। वहां एक एक दिन मैंने एक एक जन के जैसे काटे थे। दिन और रात का फर्क मिट गया था। बस अस्पताल की मशीनों की आवाज, दवाइयों की गंध और दिल के अंदर पलता हुआ दर्द था। और सबसे ज्यादा जो चुभता था वो ये कि इतने बड़े शहर में रहते हुए भी मैं पूरी तरह अकेली थी। मेरी बेटी कुछ किलोमीटर की दूरी पर थी, फिर भी उसने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसके पिता किस हालत में हैं। दामाद और उसके परिवार का तो जैसे हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं था। मैं उन्हें लेकर वापस अपने भिलाई लौट आई, क्योंकि वही मेरा घर था, वही मेरी पहचान थी। घर पहुंचते ही मैंने पूरी तरह खुद को उनके इलाज और सेवा में झोंक दिया, लेकिन एक्सीडेंट ने उन्हें पूरी तरह बिस्तर से बांध दिया था। डॉक्टरों ने कहा था कि ठीक होने में महीनों लग सकते हैं, और उसी समय मैंने एक और बड़ा फैसला लिया। जिस बेटी और दामाद ने हमारी मुसीबत में हमें अपने घर के अंदर भी जगह नहीं दी, अब उन्हें हमारे पैसों का सहारा भी नहीं मिलेगा। उसी दिन मैंने बैंक को फोन करके बैंगलोर वाले फ्लैट की हर महीने की किस्त रुकवा दी, क्योंकि मुझे लगा कि जिसने रिश्ते की कद्र नहीं की उसे मेहनत की कमाई का हक भी नहीं होना चाहिए। और उस फैसले को लेते समय मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल दर्द से भरा था, लेकिन आत्मसम्मान की आवाज मुझसे कह रही थी कि अब बहुत हो चुका है, अब मुझे अपने पति और अपने स्वाभिमान के लिए खड़ा होना होगा। उस दिन मेरे हाथ सच में कांप रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ पैसे रोकना नहीं था, वो मेरी ममता का एक हिस्सा काटकर अलग करना था। लेकिन शायद कभी कभी माँ को भी पत्थर दिल बनना पड़ता है, वरना लोग उसकी नरमी को कमजोरी समझ लेते हैं। 2 महीने तक उधर से कोई खबर नहीं आई, तो मैंने समझ लिया कि शायद उन्हें अभी तक एहसास भी नहीं है कि उनके साथ क्या हो चुका है। लेकिन तीसरे महीने अचानक काव्या का फोन आया। उसकी आवाज में वो अपनापन नहीं था जो पहले हुआ करता था, बल्कि गुस्सा और शिकायत भरी हुई थी। उसने बिना हालचाल पूछे सीधा कहा, माँ, आपने 2 महीने से फ्लैट की किस्त क्यों नहीं भरी? बैंक वाले घर आकर परेशान कर रहे हैं। उस पल मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे जले हुए जख्म पर नमक छिड़क दिया हो। जिस बेटी ने एक बार भी अपने पिता की तबीयत नहीं पूछी, उसे सिर्फ किस्त की चिंता थी। मैंने खुद को संभालते हुए बहुत शांत आवाज में कहा, जब तुम हमारी मुसीबत में हमारे किसी काम नहीं आई, तो अब तुम्हारे लिए हम अपनी मेहनत की कमाई क्यों खर्च करें? फ्लैट तुम्हारे नाम है, अब उसकी किस्त तुम और तुम्हारे पति भरो। मेरी बात सुनकर वो जैसे सन्न रह गई। फिर बोली कि माँ, आप समझती क्यों नहीं? हर महीने 50,000 देना आसान नहीं है, बैंगलोर में खर्चा बहुत है। लेकिन उस समय मेरे अंदर सालों का दर्द उमल आया, और मैंने पहली बार उससे सख्ती से कहा कि ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, जब तुम्हारे पिता मौत से लड़ रहे थे। तब तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य याद नहीं आया? अब किस मुंह से कह रही हो किश्त भरने के लिए? उसके पास शब्द शायद खत्म हो गए थे। उसके बाद वेदांत ने फोन लेकर मुझे समझाने की कोशिश की। बोला, पापा ने ही तो फ्लैट लिया था, ये उनकी जिम्मेदारी है, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये सब करके आप हमारे आपसी रिश्ते को ताक पर रख रहे हैं। इस बार खुद को पूरी तरह संभाल लिया था। आवाज में न रोना था न कांपना, बस गंभीरता थी। मैंने शांत लेकिन सख्त लहजे में पलट कर कहा, बेटा, रिश्ते तो उस वक्त ताक पर लग गए थे जब तुम दोनों ने मुझे उस अनजान शहर में अकेला छोड़ दिया था। अपने पिता को जीवन और मौत से जूझते हुए
तड़पता हुआ छोड़ दिया। अब जो हो रहा है वो उसी का परिणाम है। मैंने एक पल रुककर आगे कहा, रिश्ता उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन मुसीबत में भी हमारे काम नहीं आए। और जो रिश्ते दुख के समय साथ न दें, वो रिश्ते नहीं, बोझ बन जाते हैं। इसके बाद मैंने और कुछ नहीं कहा, चुपचाप फोन काट दिया। फोन रखते ही मुझे एहसास हुआ, मेरा दिल अब पत्थर का हो चुका है। शायद टूट टूट कर अब उसमें दर्द सहने की भी ताकत नहीं बची थी। मेरे सामने व्हीलचेयर पर बैठे ब्रिजेश जी मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, वही आंसू जो वो मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मेरी आंखें भी भर आई थीं, लेकिन इस बार हम दोनों रोए नहीं। बस एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे समझ गए। हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। जो फैसला हमने लिया था वो भावनात्मक रूप से बिल्कुल आसान नहीं था। हर माँ बाप के लिए ये सबसे कठिन घड़ी होती है। लेकिन कुछ फैसले दिल से नहीं, आत्मसम्मान से लिए जाते हैं। और उस वक्त ऐसा करना सिर्फ जरूरी नहीं था, बल्कि सही भी था। लेकिन अब मेरा दिल पत्थर हो चुका था। मैंने साफ कह दिया कि अब हमसे कोई उम्मीद मत रखना। उधर बैंक वालों की नोटिसें आने लगी। उनके घर जाकर चेतावनी देने लगे। और शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जिम्मेदारी क्या होती है। लेकिन जो दर्द हमने झेला था वो कोई नहीं समझ सकता था। कुछ ही दिनों बाद काव्या और वेदांत भिलाई हमारे घर आए। दरवाजे पर खड़े थे। चेहरों पर चिंता और गुस्सा दोनों था। लेकिन मेरे अंदर अब माँ से ज्यादा एक टूटी हुई औरत थी, जिसने अपने ही बच्चों से बेगानापन देखा था। उन्होंने बहुत मनाने की कोशिश की, मीठी बातें की, लेकिन मुझे हर शब्द में स्वार्थ ही दिखाई दे रहा था। और तब मुझे समझ आ गया था कि उन्हें हमारी नहीं, सिर्फ उस फ्लैट और पैसों की जरूरत है। और उसी दिन मैंने ठान लिया कि अब फैसला मैं दिल से नहीं, दिमाग से करूंगी। जब काव्या और वेदांत हमारे घर के दरवाजे पर खड़े थे तो मेरा दिल एक पल के लिए सच में पिघल गया था। आखिर वो मेरी इकलौती बेटी थी। लेकिन अगले ही पल मुझे बैंगलोर का वो दिन याद आ गया जब उसी बेटी ने मुझे होटल में अकेला छोड़ दिया। एक बार पूछने तक नहीं आई, ना कोई फोन। और 2 महीने बाद फोन किया भी तो अपने स्वार्थ के लिए, घर की किस्त जमा करने के लिए। और मेरा दिल फिर से पत्थर बन गया। वे दोनों अंदर आए, औपचारिक सा नमस्ते किया, हालचाल पूछा भी तो बस दिखावे के लिए। उनकी आंखों में वही घबराहट थी जो किसी परेशानी में फंसे इंसान की होती है। माँ बाप की चिंता नहीं, बल्कि अपनी मुसीबत की चिंता। वेदांत ने धीरे धीरे बात शुरू की। बोला कि माँ जी, आप तो समझदार है, किस्त रुकवाना ठीक नहीं था। बैंक वाले रोज तंग कर रहे हैं। भला अच्छा लगता है क्या कि इस तरह बैंक वाले आकर बेइज्जती करें? काव्या भी मेरे पास बैठकर मेरा हाथ पकड़ने लगी, जैसे बचपन में पकड़ती थी। लेकिन उस स्पर्श में वो अपनापन नहीं था। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि ये सब सिर्फ मुझे मनाने के लिए है। मैंने चुपचाप उनकी सारी बातें सुनी, फिर शांत आवाज में पूछा, एक बात बताओ, जब तुम्हारे पापा अस्पताल में थे तब तुम कितनी बार मिलने आई थीं? दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। कमरे में सन्नाटा फैल गया। हमारा अकाउंट पूरा खाली हो गया। 1 महीने मैं वहां अकेली भागती रही, एक डॉक्टर से दूसरा डॉक्टर, दवाई, टेस्ट, जबकि मैं तो कभी अकेले घर से बाहर भी नहीं गई थी। तुमने मुझे और अपने पापा को ऐसे ही तड़पता छोड़ दिया। और अभी बेशर्म के जैसे किश्त भरवाने को कहने आ गई। तभी काव्या अचानक बोली, माँ, जो बीत गया उसका रोना बंद कीजिए। अब वो वापस ठीक नहीं होगा। आखिर ये सब तो मेरा ही है। आपकी सारी संपत्ति मेरी ही तो है। आप लोग इसे लेकर ऊपर जाओगे क्या? उसकी ये बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी अपनी माँ बाप की जिंदा हालत में ही उनकी संपत्ति का हिसाब करने लगेगी। इतने में ब्रिजेश जी भी व्हील चेयर पर बैठकर बाहर आ गए। उनकी हालत देखकर भी काव्या की आंखों में वैसी ममता नहीं दिखी। और जब उसने वही बात उनके सामने दोहराई तो ब्रिजेश जी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने पहली बार बेटी से ऊंची आवाज में कहा, बेटी, ये सब हमारी मेहनत की कमाई है। हमारा हक है, जिसे चाहे दें या ना दें। हक तब मिलता है जब कोई साथ देता है। उनके शब्दों में जो दर्द था वो शायद मैं ही समझ सकती थी। मैंने भी साफ कह दिया कि अब न फ्लैट की किस्त भरेंगे, न किसी खर्च में मदद करेंगे। अगर फ्लैट रखना है तो खुद कमाओ और भरो।
नहीं तो छोड़ दो, हमें अब तुम लोगों से कोई उम्मीद नहीं। मेरी बात सुनते ही काव्या गुस्से से लाल हो गया, जैसे हम उसके दुश्मन हों। वह जोर से चिल्लाई, आप लोगों को सीधे तरीके से मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना? ठीक है, तो मुझे अपना हक लेना भी अच्छे से आता है। अगर उंगली सीधी करके घी नहीं निकलेगा, तो उंगली टेढ़ी करना भी मुझे आता है। ये प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार है, सिर्फ और सिर्फ मेरा, और ये हक आपको मुझे देना ही पड़ेगा। इतना कहकर उसने गुस्से में वेदांत का हाथ कसकर पकड़ा और बिना पीछे देखे वहां से चली गई। पीछे बस सन्नाटा रह गया। उसी दिन मुझे समझ आ गया कि लालच इंसान से उसका इंसानियत छीन लेता है, और शायद मेरी बेटी भी उसी लालच की शिकार हो चुकी थी। कुछ ही हफ्तों बाद हमारे घर कोर्ट का नोटिस आया, जिसमें लिखा था कि हमारी बेटी और दामाद ने हमारी संपत्ति में आधा हिस्सा मांगते हुए हमारे खिलाफ केस कर दिया है। वह कागज मेरे हाथों में कांप रहा था। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस बेटी के लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वही हमें अदालत में घसीटेगी। ब्रजेश जी चुपचाप बैठे रहे। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन इस बार उनमें दर्द से ज्यादा ठान लेने वाली जिद थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, शीला, अब रोना नहीं, अब लड़ना है। और सच कहूं तो उस दिन मुझे लगा कि हम बूढ़े जरूर हो गए हैं, लेकिन टूटे नहीं हैं। महीनों तक कोर्ट के चक्कर लगते रहे। वकीलों से मिलना, कागज तैयार करना, पुराने दस्तावेज निकालना, हर दिन जैसे एक नई परीक्षा था। लेकिन भगवान ने शायद हमारा सच देखा था। सारे कागज साफ बताते थे कि जो भी संपत्ति थी, वो ब्रजेश जी की खुद की मेहनत से कमाई हुई थी, किसी पैतृक जायदाद का हिस्सा नहीं थी। इसीलिए कानूनन काव्या या वेदांत का उस पर कोई हक नहीं बनता था। अदालत में जब जज ने फैसला सुनाया कि संपत्ति पूरी तरह ब्रजेश सिंह की है, वे जिसे चाहें दें या न दें, तो मुझे लगा जैसे मेरे सीने से कोई भारी पत्थर हट गया हो। लेकिन साथ ही दिल के अंदर एक गहरा खालीपन भी रह गया, क्योंकि जीतकर भी मैं हार चुकी थी अपनी ही बेटी को। फैसला सुनते ही काव्या और वेदांत बाहर आकर हमारे पैरों में गिर पड़े, रोने लगे, माफी मांगने लगे। बोले कि गुस्से में केस कर दिया था, उनसे गलती हो गई। लेकिन अब उनके आंसुओं में भी मुझे सच्चाई नहीं दिखी, सिर्फ डर दिखा, संपत्ति खोने का डर। मैं कुछ पल उन्हें देखती रही। आंखों के सामने उसकी बचपन की हंसी घूम रही थी, जब वो मेरी साड़ी पकड़कर स्कूल जाती थी, मां जल्दी आना कहती थी। और फिर अचानक वही चेहरा मेरे सामने खड़ा था, जो हमें होटल भेजकर अपने फंक्शन मना रहा था। उस दिन मैंने अपने दिल को बहुत समझाया, लेकिन आत्मसम्मान ने मुझे झुकने नहीं दिया। मैंने दरवाजे की ओर इशारा करके शांत आवाज में कहा, जिस दिन हमें तुम्हारी जरूरत थी, तुमने दरवाजा बंद कर दिया था। आज हमारा दिल भी तुम्हारे लिए बंद हो चुका है, और हमने सच में अपने घर के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए। आज भी जब शाम को ब्रजेश जी के साथ बरामदे में बैठती हूं, तो दिल में एक खालीपन जरूर होता है, लेकिन साथ ही एक सुकून भी है कि हमने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। क्योंकि रिश्ते पैसे से नहीं, साथ निभाने से बनते हैं। और जिस रिश्ते में अपनापन मर जाए, उसे जबरदस्ती जिंदा रखना सिर्फ खुद को तकलीफ देना होता है। यही मेरी कहानी है, एक मां की कहानी, जिसने सब कुछ देकर भी अपनी ही बेटी को खो दिया, लेकिन अपना सम्मान बचा लिया। तो दोस्तों, मैं बताइए, क्या मैंने अपनी बेटी के साथ सही किया? क्या मेरा फैसला गलत था? अपने विचार और अपनी सलाह कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या पता ये कहानी किसी और शीला जी तक पहुंच जाए और उन्हें अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने की हिम्मत मिल जाए। जाते जाते अपना शहर का नाम जरूर बताइएगा। राधे राधे।